इसलिए वहां से लिया गया है। इसलिए आपका अनुमान कुछ भी हो सकता है, लेकिन मेरा अनुभव कह रहा है कि आप लोग का 11, 12 अकाउंट ईपीएस बीएस ठीक कर लीजिएगा नु, बहुत हद तक आपका नैया पार लगने का चांस है। ठीक है, और ये बहुत अच्छी ऑफर है कि आप लोग एसटीटी की परीक्षा दे रहे हैं, देने जा रहे हैं। ठीक है, निम्न में से कौन सा कंप्यूटर का दिमाग कहा जाता है? कह रहा है माने कंप्यूटर का ब्रेन किसको कहा जाता है? तो थोड़ा बड़ा कंप्यूटर का भी नॉलेज होना चाहिए आज के युग में ना। मान लीजिए हम ही पढ़ा रहे हैं तो ये कंप्यूटर के मार्फत से ही पढ़ा रहे हैं ना, तो ये टेक्निकल चीज तो कॉमर्स वाले बच्चे का नहीं है, लेकिन देखिए साथ तो रहना पड़ता है ना, तब जाके आज मान लीजिए आप लोग से हम जुड़े हैं। आज लगभग हमको बता रहे हैं आज के डेट में हमारा जो पेड कोर्स में लगभग 196 स्टूडेंट अभी तक है। तो 196 स्टूडेंट का जोड़ने का एक यही डिजिटल तरीका था, और उनको हम घर घर जाकर नहीं पढ़ा सकते, लेकिन घर घर मेरा क्लास चला गया। तो निश्चित रूप से आज बहुत खुश हूं कि 196 स्टूडेंट हम पर ट्रस्ट किए, भरोसा किए, और उनके भरोसा में खड़ा उतरूंगा। ये परीक्षा के दिन पता चलेगा कि सरकार पढ़ाए हुआ क्वेश्चन कितना हद तक आ रहा है। ठीक है, आगे डिस्कस करते हैं क्वेश्चन पर। निम्नलिखित में कौन सा कंप्यूटर का दिमाग है? देखिए कंप्यूटर का दिमाग जो होता है ना, उसका सीपीयू होता है। सीपीयू का मतलब होता है कि सीपीयू के अंदर जितने चीज होते हैं ना, वो सब उसका दिमाग होता है। इसलिए इसका आंसर जो होगा बी होगा। और कंप्यूटर के ब्रेन कोई पूछता है तो उसका सीपीयू आंसर होगा बी होगा, CPU ऐसे करता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन 27 नंबर। 27 पे कह निम्न से कौन सा कंप्यूटर का हार्डवेयर उपकरण? देखिए कंप्यूटर में दो तरह का उपकरण होता है, एक सॉफ्टवेयर होता है और एक हार्डवेयर होता है। जैसे आप मोबाइल खरीदते हो तो मोबाइल में जो व्हाट्सएप है, फेसबुक है, डाउनलोड करके हम लोग स्क्रीन पर रखते हैं, वो सब सॉफ्टवेयर है। वो ऐप भले बोलते हैं लेकिन वो सॉफ्टवेयर का काम करता है। तो कंप्यूटर में जैसे विंडोज हुआ, MS ऑफिस के रूप में आता है ना, पेंट ब्रश, ये सब क्या एक तरह का सॉफ्टवेयर है। लेकिन यहाँ पूछा कि हार्डवेयर कौन है? हार्डवेयर कौन है इसमें पूछा है। तो प्रिंटर जो होता है हार्डवेयर होता है, कंप्यूटर के लिए हार्डवेयर होता है, चूंकि इसे हम प्रिंट करते एक मशीन है, ये हार्डवेयर है। वर्ड प्रोसेसर जो होता है कंप्यूटर के अंदर लगता है, और प्रोसेसर का बहुत बड़ा खूबी है। देखिए लाइव क्लास लेने से पहले प्रोसेसर के बारे में हम नहीं जानते थे, अब प्रोसेसर का फायदा जान गए कि हाई प्रोसेसर में ही आप वीडियो एडिटिंग कर सकते हैं। तो ये भी हार्डवेयर है। ठीक है, और एक है डाटाबेस। तो यहाँ पर थोड़ा हमको सस्पिशन लग रहा है। देखिए वर्ड प्रोसेसर नहीं, वर्ड प्रोसेसर ये थोड़ा सा प्रिंटर का कौन सा कंप्यूटर का हार्डवेयर उपकरण है? देखिए 27 का आंसर गलती है, सुधारना पड़ेगा। इनमें से सभी दिया है, लेकिन यहाँ डाटाबेस ठीक है, हाँ ठीक है, सब ठीक है। देखिए कंप्यूटर प्रिंटर भी हार्डवेयर है, वर्ड प्रोसेसर भी उसमें एक चिप्स टाइप का है, उसके अंदर लगता है, वो भी हार्डवेयर है। डाटाबेस जहाँ मतलब स्टोरेज किया जाता है, हार्ड डिस्क वगैरह का डाटाबेस कहा जाता है, वो भी आपका क्या है? उपकरण है। इनमें से सभी का आंसर डी नंबर ऑप्शन पर टिक लगेगा, डी नंबर ऑप्शन पर टिक लगेगा। ठीक है, डी नंबर। 28 नंबर सीपीयू का अर्थ क्या होता है? सीपीयू देखिए सीपीयू का अर्थ जो होगा केंद्रीय प्रोसेसिंग इकाई होता है, कि केंद्रीय प्रोसेसिंग कंट्रोलर प्रोसेसिंग इकाई होता है, कि केंद्रीय प्राइमरी का। देखिए सीपीयू का फुल फॉर्म पूछ रहा है, सीपीयू का फुल फॉर्म क्या होता है? तो सीपीयू का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सीपीयू का फुल होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, जिसका हिंदी में लिखा है केंद्रीय प्रोसेसिंग इकाई। इसलिए इसका जो ऑप्शन होगा ना सीपीयू का, तो चूंकि हिंदी में सवाल अंग्रेजी में रहता है तो स्पष्ट लिखा रहता है, तो सीपीयू का हो गया सेंट्रल प्रोसेसिंग इकाई, यूनिट हो गया। सेंट्रल का हो गया केंद्रीय, प्रोसेसिंग का प्रोसेसिंग अंग्रेजी होगा, यूनिट का इकाई। इसका इंग्लिश हिंदी ऑप्शन के अनुसार से 1 नंबर होगा, इंग्लिश में होगा तो लिखिएगा सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का टिक लगाइएगा। चलिए 11 के क्वेश्चन मिल गया, वही बड़ी बात है यार, बहुत बड़ी बात है। 11 के क्वेश्चन हम लोग उपरा लिए, यही बड़ी बात है। इसलिए हिंदी इंग्लिश में कुछ भी मिल गया, गलत चला लीजिए। निम्न में से कौन सा कंप्यूटर जोग करने हेतु काम आता है? निम्न में से कौन सा कंप्यूटर जोग करने हेतु काम आता है? डिजिटल कंप्यूटर, एनालॉग कंप्यूटर, हाइब्रिड कंप्यूटर, इनसे कोई नहीं। जो इसका आंसर होगा डिजिटल कंप्यूटर। देखिए डिजिटल कंप्यूटर
जो जोड़ने का काम आता है, एक कंप्यूटर को दूसरे कंप्यूटर से डिजिटलाइजेशन किया जाता है, तो डिजिटल कंप्यूटर इसका आंसर होगा। कंप्यूटर का नॉलेज हम हार्ड इतना नहीं जानते, अगर आप में से किसी बंधु जानते हैं तो उनके लिए एसटीईटी में थोड़ा सा सवाल आ जाता है तो वरदान साबित होगा। चलिए, लेखांकन का अर्थ, यहां से हमारा सवाल हो गया। लेखांकन का अर्थ व्यवसाय के आंकड़ों का एकत्रित करना, वर्गीकृत करना, विश्लेषण और निर्वाह। देखिए, लेखांकन जो होता है फाइनेंशियल का काम होता है एकत्रीकरण करना, वर्गीकरण करना और विश्लेषण और निर्वाचन करना। तो इसका तीनों ऑप्शन में सही है, ठीक है, इसलिए तीनों ऑप्शन सही है। ऐसे दशा में इनमें से सभी पर टिक लगेगा, डी नंबर पर टिक लगेगा, डी नंबर पर टिक लगेगा। लेखांकन की भाषा, देखिए लेखांकन की भाषा, लेखांकन की भाषा पूछ रहा है, ठीक है। तो लेखांकन की भाषा क्या है? मुद्रा है कि लेन देन है कि व्यापार है? देखिए, लेखांकन की भाषा व्यापार होता है। जो आदमी व्यापार करता है वही लेखांकन करता है, इसलिए इसका ऑप्शन जो होगा सी नंबर ऑप्शन होगा, सी नंबर ऑप्शन होगा। लेखांकन का भाषा होता है व्यापार। 32 नंबर क्वेश्चन, पुष्प पालन की प्रारंभिक इकाई है। 32 में पुष्प पालन की प्रारंभिक इकाई है रोजनामचा, जोग करना, शेष निकालना, खतौनी करना। पुष्प पालन की प्रारंभिक इकाई में शुरुआती दौर में रोजनामचा जो बुक कीपिंग है उसका प्राइमरी यूनिट, सबसे फर्स्ट यूनिट क्या है? देखिए, पुष्प पालन में बुक कीपिंग में सबसे प्राइमरी रूप से जो रिकॉर्ड किया जाता है वो रोजनामचा होता है, जिसको इंग्लिश में जर्नल बोला जाता है। देखिए, इसको हम लोग क्या बोलेंगे? ये पुष्प पालन बुक कीपिंग का प्राइमरी यूनिट क्या होगा? रोजनामचा, यानी इसको जर्नल बोला जाएगा। जोग करना, ऐड करना नहीं होगा, शेष निकालना, बैलेंसिंग करना नहीं होगा, खतौनी मतलब पोस्टिंग। सबसे पहले का काम होता है पुष्प पालन के प्रारंभिक रोजनामचा तैयार करना, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं पुष्प पालन के जन्मदाता। पुष्प पालन के, देखिए, जो बुक कीपिंग का जो आविष्कारक थे, जो जन्म इसका दिए थे, जिसने मतलब इस सबसे पहले इसके बारे में व्याख्या किए थे, वो महान जो कहा जाए लेखा शास्त्र लुकासो पेशियल साहब थे, इसलिए इसको याद रखिएगा। ये सवाल पूछता है तो इसमें गलती होना यानी कहीं ना कहीं हमको ये साबित करेगा कि हम कॉमर्स को दुनिया में ढंग से पढ़े नहीं है, इसलिए गलती हो रहा है। इसे विद्वान है, इनका यही जन्मदाता है, यही आविष्कारक है लुकासो पेशियल साहब। आशा की भाषा, देखिए, लाभ की आशा ना करे, लाभ की आशा ना करे, सभी संभव हानियों के प्रावधान करे, इसका कारण क्या है? देखिए, बड़ी अच्छा सवाल दिया है। लाभ की आशा ना करे। देखिए, आज के युग में सोचिए, 2 रुपया के व्यापार कीजिए तो अच्छा 500 के व्यापार कीजिए, लाभ की आशा कीजिएगा नहीं कीजिएगा। हम छोटा सा आप लोग को पढ़ा रहे हैं तो हमको भी थोड़ा सा मेहनत कर रहे हैं तो थोड़ा सा 2 पैसा आ जा रहा है ना, तो अब मेहनत कर रहे हैं ना, तो हम लाभ करेंगे नहीं करेंगे। अब लाभ का आशा न करे तो ये संभव नहीं है। व्यापार दुनिया में लाभ का आशा करना सभी संभव हानियों को प्रावधान करे, गलत। ये रूढ़िवादी प्रकृति परंपरा जमाने में था, नहीं लोग कहता था कि भागे में नहीं होता। अभी देखिएगा ना, कोई आदमी मतलब सक्सेस नहीं होता, कहता है हमारे भागे में नहीं रहता है, भाग में जो होगा वही नहीं होगा, भाग में होगा वही होगा, लेकिन भाग के लिए कर्म और कर्तव्य और ईमानदारी से करने पर होता है। यानी आप लोग इसमें जितने बच्चे 196 स्टूडेंट पेड कोर्स में हमारे लिए हुए हैं, अगर इसमें आप लोग में से सबका एसटीईटी निकलेगा इसकी गारंटी कोई नहीं ले सकता है, लेकिन अगर ईमानदारी से आप मेरे क्लास को फॉलो कर रहे हैं, मेरे बहुत मटेरियल हम दे रहे हैं, ऐसा नहीं कि मटेरियल कम है, जितना पढ़ना चाहिए इतना मोट, उससे हम इतना मोट ला दिए, इतना पतला। जहां 2000 पेज पढ़ना वहां 100 पेज 200 पेज में मटेरियल तैयार कर रहे हैं आपके लिए ना। और उतना भी नहीं पढ़िएगा तो कैसे निकलेगा? नहीं निकलेगा। इसलिए ईमानदारी से पढ़िए। 2 महीना दुनिया के बारात सरात ब्याह शादी सब छोड़िए और साफ भीड़ जाइए और एसटीईटी की परीक्षा दे के आइए, रिजल्ट आ जाएगा, नौकरी आप लोग को 7वां चरण में मिल जाएगा। कॉमर्स के सीट आप लोग के लिए सारा खाली है, जो भी खाली इंतजार कर रहा है आप लोग का, क्योंकि बैकलॉग में कोई बच्चा नहीं है। इसलिए थोड़ा सा एक टीचर बनना है ना, तो थोड़ा सा ईमानदार हो जाना पड़ेगा, ठीक है, पढ़ाई के प्रति। तो लाभ जो दिया, लाभ की आशा न करने वाले सभी संभव हानि प्रावधान करे, तो रूढ़िवादी परंपरा में इस बात को लिखा गया कि भाई लाभ की आशा नहीं करे। कैसे लाभ की आशा? तो ये रूढ़िवादी में है। विभिन्न वर्षों के लेखांकन नीति एक समान रहती है। 35 नंबर सवाल कर रहा है, 35 नंबर कह रहा है विभिन्न वर्षों के लेखांकन नीति एक समान रहती है,
तो नियमती परंपरा में, रूढ़वादी परंपरा में, नियमती परंपरा में रहता है। देखिए जो विभिन्न वर्षों के लेखांकन नीति एक समान, जैसे मैंने अलग अलग वर्षों का, अलग अलग फाइनेंशियल ईयर का जो रूल होता है एक समान हो तो क्या कहा जा सकता है, तो उसको नियमितता का परंपरा कहा जा सकता है। रेगुलेशन का परंपरा होता है, ये 1 नंबर सही इसका होगा। ठीक है, 36 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित समीकरण में कौन से समीकरण सही है? तो देखिए ऐसे सवाल में 3 गो गलती होगा, एक सही होगा। अब इनमें से कोई नहीं है तो वो सब और ही पढ़ना पड़ेगा। पूंजी बराबर संपत्ति प्लस दायित्व, नहीं, गलत है। ये समीकरण साफा गलत है। ये समीकरण आप लोगों को अपने यूट्यूब क्लास, सॉरी पेड कोर्स में पढ़ा रहे हैं, मिला था। माइनस के चिन्ह होता तो सही होता। पूंजी, हाँ देखिए पूंजी हो गया, पूंजी संपत्ति माइनस दायित्व, ये समीकरण सही है। अच्छा हई क्या है गलती है, दायित्व माइनस पूंजी, ये भी गलत है, ये गलत है। ये हई वाला सही है। इसका इंग्लिश में कहा जाएगा कैपिटल बराबर एसेट और माइनस लायबिलिटी, ये सही है। एसेट में से अगर लायबिलिटी को घटा देते हैं और जो अवशेष बचता है वो कैपिटल होता है, इसलिए इसका आंसर जो होगा बी होगा। देखिए पूर्वदत्त व्यय, इसको इंग्लिश में बोला जाता है प्रीपेड एक्सपेंस या एडवांस एक्सपेंस। ये होता है क्या नु कि हम लोग यहाँ कोई मजदूर काम करता है, कोई व्यक्ति काम कर रहा है, उसके घर में पैसा की आवश्यकता है और महीना के अलावा कभी कभी क्या करते हैं, ज्यादा वेतन दे देते हैं। अगला साल के, अगला फाइनेंशियल, मान लीजिए 1 साल का वो काम किया और 1.5 साल का वेतन ले लिया हमसे, तो अगला 6 महीना का वेतन ज्यादा ले लिया, तो उसको एडवांस बोला जाता है, एडवांस एक्सपेंस। तो कह रहे एडवांस एक्सपेंस क्या है? संपत्ति में कमी है, संपत्ति में वृद्धि है। बड़ा अजीब सवाल दिया है, बताइए। पूर्वदत्त व्यय, प्रीपेड एक्सपेंस जो है संपत्ति में कमी है कि संपत्ति में वृद्धि है? ए और बी दोनों आंसर 37 में लग कर आया है। इसमें हम थोड़ा कंफ्यूज, ऑप्शन के हिसाब तो इसमें जो आपका संपत्ति में कमी हुआ, संपत्ति में कमी नहीं होता, यहाँ थोड़ा सा कुछ अलग कहानी है। यहाँ ऑप्शन के हिसाब से यहाँ रहना चाहिए, यहाँ रहना चाहिए जो संपत्ति में कमी और संपत्ति में वृद्धि। नहीं, ये हम सवाल के ऑप्शन से सर्टिफाइड नहीं हो रहे हैं, इसलिए इसको हम छोड़ रहे हैं। यहाँ ऑप्शन के हिसाब से कुछ नहीं लगा, इसलिए इनमें से कोई नहीं मारेंगे। ठीक है, इनमें से कोई नहीं मारेंगे। एक यहाँ है, नहीं सॉरी, यहाँ एक हो सकता है संपत्ति में वृद्धि और संपत्ति में कमी। नहीं, कंफ्यूज है, इस सवाल के प्रति कंफ्यूज है, हम नहीं कर पाएंगे, बाद में इसको बैठ कर देखना पड़ेगा हमको। ठीक है, अदत्त व्यय, आउटस्टैंडिंग व्यय, आउटस्टैंडिंग की थोड़ा आप दोनों सवाल कंपेरिजन में जाके देखना। अदत्त व्यय, अदत्त व्यय जो है इसमें दिया हुआ है कि पूंजी में कमी लाता है कि दायित्व में वृद्धि लाता है। तो देखिए आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस का मतलब यहाँ ये थोड़ा ऑप्शन लग रहा है कि सही जा रहा है। अदत्त व्यय, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, आउट में हम बकाया लगा दिए, बकाया दायित्व में वृद्धि हो गया, आप पूंजी में कमी लाता है, पूंजी में कमी लाता है, तो इसमें सी नंबर ऑप्शन होगा। तो इसमें सी भी नहीं करिएगा, पूंजी में कमी लाता है और दायित्व में वृद्धि लाता है, आउटस्टैंडिंग। तो जी हाँ ठीक है, जैसे मान लीजिए पूंजी में कमी नहीं रहता, दायित्व में वृद्धि हो जाता है। अदत्त व्यय, ये वाला बी नंबर ऑप्शन सही होगा। अदत्त व्यय, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, आउटस्टैंडिंग मतलब कि किसी साल का, मतलब जो हमारे यहाँ काम किया उस साल का वेतन उसको हम नहीं दिए, अगला साल देंगे, तो हमारा दायित्व बढ़ जाएगा। दायित्व क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा, दायित्व में वृद्धि हो जाएगा। ठीक है, इसलिए इसका बी नंबर ऑप्शन सही होगा। अब क्या दिया वो नहीं जाने, बी नंबर ऑप्शन सही होगा। चोरी, आग आदि से होने वाले, चोरी, आग आदि से होने वाले हानि किस खाते के अंतर्गत आता है? देखिए चोरी हो, आग लग जाए, ये सब जो है नाम मात्र के खाते होते हैं, नाम मात्र के खाते होते हैं। ठीक है, नाम मात्र के खाते होते हैं, इसलिए इसको नॉमिनल अकाउंट बोला जाता है। अगर किसी प्रकार के आपको नुकसान हो गया, चोरी नुकसान है, आग लगा नुकसान होगा, यानी आपको किसी प्रकार का लॉस हो जाए, एक्सपेंस हो जाए, उस आइटम को हम लोग कहाँ ले जाते हैं? नॉमिनल अकाउंट के अंतर्गत ले जाते हैं, जिसको सी के तौर पर उसका हिंदी होता है नाम मात्र खाता, इंग्लिश में होता है नॉमिनल अकाउंट। ठीक है, ये आपका सी नंबर ऑप्शन सही होगा। एक संपत्ति के मूल्य में किसी भी कारण से होने वाली धीरे धीरे अस्थायी कमी को क्या कहते हैं? देखिए संपत्ति जो होता है ना, संपत्ति खरीदिएगा तो प्रयोग में कीजिएगा, आप प्रयोग कीजिएगा तो उसका दाम दिन प्रतिदिन घटता है।
एक एक संपत्ति है जिसका दाम घटता नहीं है। आज के डेट में जमीन खरीद लीजिए तो बढ़ते जा रहा है, तो वो एक अलग मुद्दा है। लेकिन जैसे मोटरसाइकिल नया खरीद लीजिए, कितना चिकन से पोंछ पाछ कर रखिएगा ना तो उसका दाम गिरता ही जाता है। मोबाइल खरीदते हैं 10,000 में खरीद लीजिएगा, 5 दिन के बाद बेचिएगा तो 500 कम में कोई कहेगा लेंगे। तो उस सब जो भी अस्थायी संपत्ति में धीरे धीरे कम होता है ना उसको ह्रास बोला जाता है, डिप्रेसिएशन बोला जाता है, ठीक है। इसलिए इसका आंसर होगा ए ह्रास, इसको इंग्लिश में डिप्रेसिएशन के नाम से हम लोग बोलते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर ए होगा। ज्ञात दायित्व के लिए क्या सृजित किया जाता है? ज्ञात दायित्व के लिए क्या सृजित किया जाता है? देखिए ये थोड़ा सवाल अटपटा लग रहा है, पढ़ेंगे। ज्ञात दायित्व के लिए देखिए मैंने कुछ ऐसा दायित्व है जिसको प्रावधान के रूप में सृजित किया जाए, क्या ज्ञात दायित्व के लिए क्या सृजित किया जाए? तो दायित्व के लिए जो सृजन किया जाता है उसको प्रावधान कहा जाता है, प्रोविजनल कहा जाता है। इसलिए यहाँ पर ये आपका सी नंबर ऑप्शन सही होगा, सी नंबर होगा। ये देखिए अभी तक हम जितना पढ़ाए ना यहाँ तक 41 नंबर क्वेश्चन तक मेरे समझ से, और हो सकता है कोई बंधु 11 12 के अच्छा जानकारी रखते होंगे उनको भी समझ लगा, ये सब 11 क्लास से पूछा हुआ था। ये 2011 का क्वेश्चन है। 2023 में होगा, इसमें थोड़ा बदलाव तो जरूर रहेगा कि इसके क्वेश्चन बीएस का रहेगा, ठीक है। अब देखिए प्राप्ति और भुगतान खाता क्या, ये 12 क्लास का पहला चैप्टर है, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन से पूछा है। तो ये कह रहा है कि प्राप्ति और भुगतान खाता क्या, प्राप्ति रिसीप्ट और पेमेंट कौन अकाउंट है? तो रिसीप्ट और पेमेंट जो है ये आपको रियल अकाउंट है, ठीक है। रिसीप्ट और पेमेंट रियल अकाउंट है। इसका आंसर बी होगा, वास्तविक खाता है, वास्तविक खाता है, वास्तविक खाता होता है, रियल अकाउंट है, याद रखिएगा। ये देखिए ये आप सब 12 क्लास की किताब से पूछने लगे, 41 से 12 उठाया है। अब पहले के चैप्टर है गैर व्यापारिक संस्थाओं में, गैर व्यापारिक संस्था किसको कहा जाता है? हमारे यहाँ दो तरह का व्यापार होता है। एक व्यापार होता है जिसका उद्देश्य होता है लाभ कमाना, जितना हम लोग के दुकान देखते हैं, स्कूल देखते हैं, कॉलेज देखते हैं या फैक्ट्रियां देखते हैं, सबका उद्देश्य क्या होता है? लाभ कमाना। गैर व्यापारिक संस्था होता है जो मानव कल्याण के लिए स्थापित किया जाता है, उसका लाभ कमाना उद्देश्य नहीं है। मान लीजिए धर्मशाला, नहीं धर्मशाला, तो धर्मशाला क्या स्थापित है कि धर्म के काम करने के लिए। इस तरह ऐसा संस्था जिसका लाभ कमाना उद्देश्य नहीं हो, देश पर संपत्ति को अधिकार को क्या कहते हैं? 43 नंबर सवाल दिया गया। तो इसमें जैसे कह रहा है कि अगर गैर व्यापारिक संस्था प्रॉफिट न कमाने वाला ऑर्गेनाइजेशन है तो उसमें लिख रहा है, यहाँ थोड़ा सा डायग्राम बना के बताते हैं, सवाल थोड़ा सा टेढ़ा हो जाता है। परिसंपत्ति मतलब इंग्लिश में बोलते हैं एसेट, देखिएगा एसेट, इधर दिया है दायित्व, इधर होता है लाइबिलिटी, ठीक है, लाइबिलिटी। तो लाइबिलिटी बैलेंस इधर रहता है, एसेट इधर रहता है। कह रहा है परिसंपत्ति के अधिकार को संस्था में दे पर परिसंपत्ति अधिकार है। परिसंपत्ति मतलब मान लीजिए हई संपत्ति हो गया तो हई 5 लाख है, देखिए हई कम है 4 लाख है, तो इधरों 5 लाख लिखाएगा लेकिन 4 लाख है, तो 1 लाख जो कम आया ना उस कम को क्या कहा जाएगा? लाइबिलिटी साइड में 1 लाख जो कम आया उसको क्या कहा जाएगा? तो उसको पूंजी निधि, कैपिटल फंड बोला जाता है, कैपिटल फंड के नाम से जाना जाता है। 1 नंबर ऑप्शन सही होगा, कैपिटल फंड। देखिए नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन संस्था में अगर किसी प्रकार का लाभ, किसी प्रकार के बैलेंस लाइबिलिटी साइड में होता है कम, तो उसको कैपिटल निधि बोला जाता है, मतलब कैपिटल फंड बोला जाता है। लेकिन व्यापारिक संस्था रहता है, ये सवाल व्यापारिक गैर हटा देता है, तो सुनिएगा सवाल बदलेगा तो थोड़ा सुनिए। अगर ये हटा देता है और व्यापारिक संस्था भी बात लिखता है तो इसको क्या कहा जाएगा? तो खाली पूंजी लिखाएगा, खाली पूंजी लिखाएगा, खाली कैपिटल। और नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में पूंजी नहीं कहा जाता है, वहां पूंजी को कैपिटल फंड के रूप में बोला जाएगा, कैपिटल सिर्फ नहीं बोला जाएगा, कैपिटल फंड के रूप में बोला जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, साझेदार के पूंजी खाते पर, देखिए साझेदारों के पूंजी खाते पर ब्याज क्रेडिट किया जाता है, साझेदारों के पूंजी खाते पर ब्याज क्रेडिट किया जाता है, लाभ हानि खाते में, ब्याज खाते में, साझेदार के पूंजी खाते में। 44 नंबर ऑप्शन का सी नंबर आंसर होगा, साझेदार के पूंजी खाते में भेजा जाता है, साझेदार के पूंजी खाते में। तो ये देखिए सब 12 क्लास का है, पार्टनरशिप का क्वेश्चन हम लेके चल रहे हैं। साझेदारों का चालू खाता हमेशा होगा, साझेदारों का चालू खाता हमेशा क्या? करंट एसेट क्या होगा? करंट एसेट क्या होगा? करंट एसेट क्या होगा? जमा शेष होता, याद रखने वाला पॉइंट है। साझेदारों का चालू खाता करंट पार्टनर का करंट हमेशा क्या होता है? जमा शेष होता है, जमा शेष होता है, ठीक है।
यानी क्रेडिट बैलेंस होता है और डेबिट बैलेंस के रूप में जाना जाता है क्रेडिट बैलेंस जमा शेष। ठीक है। 46 नंबर क्वेश्चन, साझेदारों के पूंजी पर ब्याज को गणना को क्या कहते हैं? प्रारंभ साझेदार की पूंजी पर ब्याज की गणना होती है कहाँ पर? हाँ, कह रहा है जो पार्टनर सम्मिलित होते हैं और उनके पूंजी पर अगर ब्याज प्रावधान हो तो शुरू वाला पूंजी पर ज्ञात किया जाएगा कि अंतिम वाला में ज्ञात किया जाएगा। तो याद रखिएगा प्रारंभ वाला में होता है, प्रारंभ वाला शुरू वाला पर होता है, शुरू वाला पर निकाला जाता है, अंत वाला पर नहीं निकाला जाता, औसत पर नहीं निकाला जाता। इसलिए इसका आंसर जो होगा आपको प्रारंभ वाला होगा। कभी पार्टनर के पूंजी पर ब्याज निकालना हो तो सबसे पहले प्रारंभ वाला में होगा। ठीक है, प्रारंभ वाला में होगा। अगला क्वेश्चन हमारे पास है आपको 47 नंबर, नहीं 47 नंबर है, तो 47 नंबर है तो उसको देखिएगा। साझेदार अनुबंध बनाना, साझेदार अनुबंध बनाना कह रहा है। साझेदारी अनुबंध बनाना कथी है पूछ रहा है। ये अनिवार्य है कि ऐच्छिक है कि अंशतः अनिवार्य? इसमें देखिए पार्टनरशिप में जो एग्रीमेंट बनता है ना, एग्रीमेंट बनता है, अनिवार्य नहीं है। आप चाहे तो बनाइए चाहे तो नहीं बनाइए, चाहे तो रिटर्न में लिख लीजिए एग्रीमेंट को या नहीं लिखिए, ये ऐच्छिक होता है। इसलिए 47 नंबर का याद रखिएगा, पार्टनरशिप एग्रीमेंट जो होता है ऐच्छिक होता है और डिजायर पर टिकता है, इसलिए इसका आंसर बी होगा। देखिए कितना हल्का सवाल पूछा था, लेकिन उस समय हमारे लिए भी हल्का नहीं था, हमारा शुरुआती पढ़ाने का दौर चल रहा था, तो थोड़ा सा हम भी थोड़ा सा कहीं कहीं प्रॉब्लम आ रहा था, लेकिन पढ़ाते पढ़ाते अब नहीं लगता है कि सब क्वेश्चन में कुछ है हम लोग के लिए। लेकिन आप लोग के लिए थोड़ा सा, आप लोग के भी पढ़ाई के टाइम आया रहता तो नहीं दिक्कत, अब छूट गया है ना तो थोड़ा सा दिक्कत होगा। देखिए आप लोग कमजोर नहीं है, आप लोग को थोड़ा पढ़ाई छूट गया, इसलिए आदत गड़बड़ा गया है। तो अब तो टीचर बनना है, अब आपको शिक्षक बनना है, अब जाके +2 के बच्चे के सामने खड़ा होना है, तो सब ठीक कर लीजिए, तभी STT निकलेगा, तभी वहां खड़ा होइएगा। आप फिर कहिएगा कि नहीं हम पहले पढ़े थे अब नहीं आएगा, तो बच्चा नहीं कदर करता। देखिए बच्चा आज सरकारी स्कूल के शिक्षकों को नहीं कदर करता है, इसका दोष टीचर का भी है। शिक्षक बंधु अपनी ओरिजिनल दायित्व को निर्वाह नहीं कर पाते हैं, जिस नतीजा से बच्चे क्या करते, बच्चे वही डरते हैं ना जो आपसे पढ़ाई लेते हैं। जब आप उसको पढ़ा नहीं रहे, आपको उसको पढ़ाई नहीं मिला, तो आपसे डरने के सवाल कहाँ उत्पन्न होगा। हम कहते हैं अगर टीचर जोग हो, पढ़ा रहा है तो निश्चित से जो बदमाशों बच्चा होता है ना वो कदर करने लगता है कि सर से सीखना है तो सर का इज्जत करे। तो इसलिए हम लोग ये टीचर बनने जा रहे हैं ना, तो हम लोग फिर अपने ज्ञान को क्या करें, इंक्रीज कर ले, फिर नया में ला ले, अपडेट कर ले, नहीं तो फिर वहां जाकर किसी कारण STT निकल जाता है और स्कूल ज्वाइन कर लीजिएगा तो थोड़ा सा समस्या उत्पन्न होगा। इसलिए अभी एग्जाम के डर से पढ़िए, लेकिन इस दिमाग में रखिए कि स्कूलों में सब चीज लेकर जाना है, तो थोड़ा और मन से पढ़िए। 48 नंबर क्वेश्चन में साझेदारी संलेख की अनुपस्थिति में, देखिए साझेदारी संलेख क्या होता है? पार्टनरशिप का अगर जो नियम लिखाता है ना उसको पार्टनरशिप डीड बोला जाता है, तो उसी का हिंदी होता है साझेदारी संलेख। साझेदारी संलेख का मतलब होता है पार्टनरशिप का डीड। पार्टनरशिप डीड के अनुपस्थिति में साझेदार उसके फर्म में दी गई अग्रिमी राशि के ब्याज दिया जाएगा। माने कोई पार्टनरशिप डीड है और उसके अनुपस्थिति में कोई अग्रिमी ब्याज दिया जाएगा, अग्रिमी ब्याज एडवांस ब्याज दिया जाएगा, तो कै % होगा? देखिए पार्टनरशिप चैप्टर के सटीक आइडिया बताते हैं। पार्टनरशिप चैप्टर में किसी तरह का ब्याज का बात अगर आती है तो वो 6% में ही आती है, ध्यान रखिएगा 6% ही होता है। इसलिए 6% पर आराम से टिक मार लीजिए। जब ऐसा दे दिया, 4 को ऑप्शन दे दिया ना, तो ऐसे में पार्टनरशिप का सवाल है तो 6% पर मारिएगा। समझ आ गया? ठीक है, नहीं समझ आएगा तुक्का मारना है ना, तुक्का तो 6% पर मारिएगा। साझेदारी फर्म के पुनर्गठन पर अपलिखित 2 दायित्वों का लेखा करना होगा। साझेदारी फर्म के पुनर्गठन पर अपलिखित दायित्वों को लेखा करना होगा। कह रहा है जो साझेदारी फर्म होता है और उसमें जो भी अपलिखित करते हैं दायित्व, तो वर्तमान साझेदार को हानि होता है, वर्तमान साझेदार को हानि होता है। अपलिखित दायित्व का लेखा करना, कोई ऐसा लायबिलिटी है जो लिखने से छूट गया है और अब हम लोग पुनर्गठन करते हैं, रिकंसिस्ट करते हैं, तो उस परिस्थिति में हम लोग को क्या होगा कि जो दायित्व नहीं था अभी मिल गया, अब उसको लिखना पड़ेगा, तो वर्तमान साझेदार को हानि हो जाता है। मान लीजिए हमें पता नहीं था कि कर्ज है, कर्जा लेने वाला आ गया तो कभी लाभ होगा। मान लीजिए हम लोग बैठे हैं, 2 पार्टनर वर्षों से आराम से कमा खा रहे थे, एक बार आ गया कह रहा कि हमारा 10,000 बाकी था, तो रियल में अब लिखाया नहीं था, अब याद पड़ गया। सही बात है, तो देना तो पड़ेगा, तो सोचिए वर्तमान साझेदार को हानि हुआ, इसलिए बी ऑप्शन होगा। इस तरह लास्ट 50 भी हम देखेंगे।
क्योंकि हम सेक्शन में बांट देते हैं, इसलिए सेक्शन में बांट रहे हैं कि आप लोग समझ रहे हैं कि यूट्यूब पर सर काहे नहीं आ रही। देखिए यूट्यूब पर सब कुछ नहीं होता है यार, यूट्यूब पर पढ़ाई का मटेरियल है, पीडीएफ है, मॉक टेस्ट है, इस सब ऐप में होता है। हम खाली यूट्यूब के सहारा पढ़ाएंगे तो फिर नहीं होता। देखिए फ्री का चीज जो होता है उसका कदर नहीं होता, पहले बता देते हैं, सीधा बात बोल देते हैं। यूट्यूब में आप अपने से अपने आत्मा से देखिएगा कि बहुत बार वीडियो क्लास आप लेते हैं यूट्यूब पर तो थोड़ा देर देखने के बाद भाग जाते हैं, छोड़ के देते हैं। क्या होता है कि दबाव नहीं आता है ना कि लेना भी है नहीं भी लेना है। 100 बच्चे में एक बच्चा है कि वो ले लेता है, लेकिन 99 बच्चे ऐसे तो छोड़ देते हैं कि क्या छोड़ो फ्री का, मतलब कोई आपको दबाव नहीं है। लेकिन जैसे ही पेड कोर्स में आप थोड़ा सा खर्च कर देते हैं ना, प्रकृति का नियम, थोड़ा सा पैसा लगा दिया जाता है ना, तो ऐसे परिस्थिति में क्या होता है कि उसको अब भाई पढ़ना है, पैसा लगा है, सधाना है, तो ऐसे परिस्थिति में हम उसको क्या करते हैं, उसको हम लोग मतलब पढ़ते हैं। इसलिए आप पेड कोर्स में ज्वाइन कर सकते हैं। तो वही होता है ना कि पेड कोर्स आप मेरा पेड खरीदिए चाहे किसी भी शिक्षक बंधु का खरीदिए, लेकिन देखिएगा खरीदने के बाद आपका जिम्मेवारी बढ़ जाएगा, आप मन से पढ़ने लगेगा। देखिए ये मन में भरम हटा दीजिए कि अभी के युग में जो सवाल का पैटर्न किया यूपीएस बीएस अकाउंट सब मिला जुला के, तो किसी एक जानकार टीचर का क्लास जरूर लीजिए। वो हमारा लीजिए, क्या किसी का लीजिए, नहीं करे मेरा लीजिए, लेकिन ले लीजिए ना, ले लीजिएगा तो दबाव में पढ़िएगा। क्या ये मौका 12 वर्ष पर आया है और फिर कुंभ के मेला है, फिर अगला 12 वर्ष के बाद आए तो 12 वर्ष में मान लीजिए नहीं निकला है, आखिर ठीक है 12 वर्ष बाद गारंटी मान लीजिए कि अबे करता है, तो 12 वर्ष बैठ के कथी कीजिएगा, झाल बजाया जाएगा। इसलिए आपका यह बहुत अच्छा मौका है, कम समय है, और हम अपने अनुभव करें कि हम जो मटेरियल तैयार करें वो कम समय के लिए ही बेनिफिट कराने के लिए कर रहे हैं। तो ऐसी परिस्थिति में आप मेरा क्लास लीजिए या किसी शिक्षक का, जैसे लगा कि वो क्लास लेने से हमको फायदा तो लीजिए पेड कोर्स, और आराम से इत्मीनान से सब कुछ पढ़िए और बिंदास होकर पढ़िए और STT क्वालिफाई करके एक अच्छा टीचर बनिए, तब जाके ये जीवन सार्थक हो जाएगा। फिर कल की क्लास में हमारा मुलाकात होगा। सभी को धन्यवाद।